CH266 बेशर्म दिव्यांश। सांझ ने थोड़ा गुस्से में कहा, आपको पता है जीजू, उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने इतने सारे बर्तन मांजे, इतने सारे बर्तन, और वह मुझे ही सुना कर चला गया। लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी सुना दिया। क्या करती, बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, पता नहीं किसे प्यार करता है। पागल लड़का, झूठा कहीं का, कहती हुई सांझ अपने कमरे में चली गई। दिव्यांश तो आंखें फाड़े सांझ को देख रहा था। अब आगे, रात के 100 बज गए थे। सांझ अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसे तो अब भी शौर्य पर गुस्सा आ रहा था। अपने फोन में अपने कॉलेज की फोटोज देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश को भी नींद नहीं आई। वह भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ बस शौर्य के फ्लैट की बालकनी को निहार रहा था। तभी फ्लैट के नीचे 2 लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। दिव्यांश ने उन गाड़ियों को देखा तो उसमें से 4-5 आदमी बाहर निकले। सबने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। दिव्यांश उन्हें ही देखता रहा। वह सारे आदमी थोड़ा सा आगे चलकर एक आदमी से मिले। दिव्यांश को उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उन सारे आदमियों ने उस आदमी से हैंडशेक किया और फिर बातें करने लगे। दिव्यांश उस आदमी की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन उस आदमी की शक्ल दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी दिव्यांश उन सबको बात करते हुए ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया। दिव्यांश ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह आदमी कोई और नहीं, वरदान सिंह राजावत था। दिव्यांश को कुछ गड़बड़ लगी। वह अपने फ्लैट से निकलकर एक बड़े से एरिया को पार करता हुआ उन लोगों के पास गया, लेकिन दिव्यांश छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वरदान उन आदमियों को देखकर बोल रहा था, वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे लाकर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई शौर्य पर अटैक करवाने की, मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। उसमें से एक आदमी ने कहा, सर, हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लग पा कि शौर्य सर को मारने की कोशिश किसने की। वरदान ने उस आदमी की तरफ देखकर तो दांत पीसते हुए कहा, यही तो पता लगाना है, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ, मैं शौर्य को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। वह चारों आदमी सिर झुकाकर वरदान के सामने खड़े हो गए और तभी वरदान ने कहा, तुम सब एक बात का पता लगाओ कि क्या इस अटैक के पीछे रणविजय सिंह राणा का हाथ है, और अगर है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे उसके हर लिंक की खबर लाकर दो। उनमें से एक आदमी ने कहा, जी सर। उन सारे आदमी ने एक एक करके ग्रीट किया और वहां से जाने के लिए बढ़ गए, लेकिन तभी उन चारों के सामने दिव्यांश आ गया। दिव्यांश ने उन चारों को देखा और ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, तो ससुर जी माफिया किंग से ताल्लुक रखते हैं। वही वरदान ने जब दिव्यांश को देखा तो कसकर आंखें बंद कर ली। वरदान की हकीकत शिवाय को तो पता थी, लेकिन दिव्यांश को आज ही पता चली थी। लेकिन दिव्यांश को खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे वरदान पर शक तो पहले ही था, बस उसका शक यकीन में बदल रहा था। उन चारों आदमियों ने पलटकर वरदान को देखा तो वरदान ने उंगली से इशारा करते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। उन चारों आदमियों ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और वहां से चले गए। वहीं दिव्यांश तो वरदान को देखकर मुस्कुरा रहा था। वरदान ने कहा, अब जब मेरी सच्चाई पता चल ही गया है तो एक मेहरबानी कर दो, वंशिका को कुछ मत बताना। दिव्यांश ने जेब में हाथ डाले और एटीट्यूड के साथ कहा, मैं इतनी मेहरबानी क्यों करूं? मुझ पर तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। आप अपनी वाली से झूठ बोल रहे हैं ताकि वह आपसे दूर न जाए, और मेरी वाली का क्या? मैं कब तक यहाँ अमेरिका में रहूंगा? मेरा भी तो बिजनेस है, और मैं आपकी तरह माफिया किंग नहीं हूँ कि जहाँ आदमी मुझसे मिलने आए, मुझे बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। मेरा काम आपसे ज्यादा टफ है। वरदान ने छोटी आंखों की और बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? दिव्यांश ने कहा, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। कुछ भी कीजिए, दृष्टि को मेरे साथ इंडिया भेज दीजिए। वरदान ने कहा, वह मेरे हाथ में नहीं है।
दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, ठीक है तो मैं भी जाकर सासू माँ को बता देता हूँ कि आपका पति डॉन है। वरदान ने हंसकर कहा, अंडरस्को, वह जानती है मैं डॉन था। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, आपने मेरी बात ठीक से समझी नहीं। वह जानती थी ये हुआ पास्ट, लेकिन ये तो नहीं जानती कि आप अब भी माफिया किंग से जुड़े हुए हैं। मैं जाकर ये कहूँगा सासू माँ आपका पति अब भी डोंगिरी करता है और बस फिर आप सासू माँ का गुस्सा जानते हैं, वह क्या करेगी आपके साथ। वरदान को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक वरदान को किसी ने भी ब्लैकमेल नहीं किया था, शिवाय ने भी नहीं, लेकिन दिव्यांश तो सच में शिवाय का ही जुड़वा भाई था, जो वरदान को ब्लैकमेल करते हुए जरा भी नहीं सोच रहा था। वही दिव्यांश तो खुश था और मुस्कुराकर वरदान को देख रहा था कि अब चाहे जो भी हो जाए उसकी और दृष्टि के बीच में सब कुछ वरदान ही ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने फिर से वरदान को छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो बताइए ना ससुर जी क्या सोचा है आपने। वरदान को इस वक्त दिव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है मैं दृष्टि को समझाने की कोशिश करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर अपनी एक उंगली ना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं ससुर जी, आप कोशिश नहीं करेंगे उसे मनाएंगे, उसे मेरे साथ चलने के लिए मजबूर करेंगे, बस एक बार मेरे साथ मेंशन वापस चले, उसके बाद मैं अपनी दृष्टि को खुद ही मना लूंगा। वरदान ने दिव्यांश को देखा और फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है। इतना कहकर वरदान जाने लगा तो दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वरदान ने पीछे पलटकर दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, तुम कहाँ जा रहे हो। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, आपके साथ जा रहा हूँ। आप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, मैं अपने बेटे को गोद में भी ना लूं। कहते हुए दिव्यांश ने अपने सीने पर रखा हुआ वरदान का हाथ हटाया और शौर्य की फ्लैट की ओर मुड़ गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद में ही बड़बड़ाता हुआ बोला, अंडरस्को, सच कहता है हर्षवर्धन, इनके माँ बाप तो चले गए और इन्हें छोड़ गए हर्षवर्धन के सिर पर डांस करने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों ही शौर्य की फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। वरदान ने अपनी जेब में से चाबी निकाली और गेट खोल दिया। दोनों ही अंदर आ गए। इस वक्त पूरे फ्लैट की लाइट ऑफ थी। दिव्यांश दृष्टि की कमरे की ओर जाने लगा तो वरदान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडरस्को, क्या कर रहे हो तुम। दिव्यांश ने बड़े प्यार से वरदान का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और बोला, अंडरस्को, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करोगे आप करोगे, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी बच्चे के पास, वही सोऊंगा, सुबह जब दृष्टि चिल्लाएगी तो उसे आप समझाओगे। वरदान को सच में अब दिव्यांश पर गुस्सा रहा था। वही दिव्यांश के हाथ में तो जैसे अलादीन का चिराग लग गया था। वरदान ने अपने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, दिव्यांश मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं दृष्टि को समझाकर तुम्हारे साथ भेज दूंगा। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, अभी मैंने नीचे सुना, आप भी अपने आदमियों को वक्त नहीं देते तो मैं क्यों दूं। दिव्यांश दृष्टि के कमरे की ओर चला गया। वरदान तो दिव्यांश को जाते हुए देख रहा था। आज तो सच में दिव्यांश ने वरदान की हालत खराब कर दी। वरदान तो सोच रहा था सुबह उठकर पता नहीं दृष्टि क्या रिएक्ट करेगी। वही दिव्यांश दृष्टि के कमरे में गया तो दृष्टि देव को सीने से लगाए सो रही थी। दिव्यांश भी दृष्टि के पास ही लेट गया और बहुत देर तक दृष्टि के चेहरे को ही देखता रहा। दिव्यांश ने देव को दृष्टि से धीरे से अलग किया और उसे अपने पास खींच लिया। दिव्यांश बहुत देर तक अपने बेटे को देखता रहा, कभी उसकी आंखों पर किस करता, कभी उसके गाल पर, कभी उसके माथे पर। बहुत सारा प्यार करने के बाद दिव्यांश ने देव को अपने पास लेटा लिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया। दिव्यांश अब भी देव को देखता रहा, फिर उसने पलटकर दृष्टि को देखा। दृष्टि अब भी सुकून से सो रही थी। दिव्यांश भी दृष्टि के पास आ गया, बिल्कुल दृष्टि के पास लेटकर दृष्टि को निहारने लगा। दिव्यांश ने अपना वेद दृष्टि पर नहीं डाला हुआ था। दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। बहुत फुर्सत से वह अपनी शिकंजी को निहार रहा था।
दिव्यांश ने हल्का सा झुककर दृष्टि के माथे को चूम लिया और फिर धीरे धीरे उसके गाल को, कान को, नाक को, उसके होंठों को छू लिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि की आंख खुल गई। दृष्टि ने अपने सामने दिव्यांश को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्यांश ने दृष्टि के होठों पर अपना हाथ रख दिया। दृष्टि को गुस्सा आ गया। उसने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रख उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश संभल नहीं पाया और दृष्टि के बिल्कुल बराबर में गिर पड़ा। दृष्टि बेड से जल्दी से उठी और इधर उधर नजर घुमाकर बोली, अंडस्को, मेरा बेटा कहाँ है? दिव्यांश ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, मेरा नहीं, हमारा सो रहा है। मैंने उसे अभी अभी पालने में लिटाया है। वैसे भी अगर वह तुमसे चिपक कर रहेगा तो उसका भाई या बहन कैसे आएगा? दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं चिल्ला कर सबको जगा दूं। निकलो मेरे कमरे से। और आप यहाँ आए कैसे? दृष्टि ने आसपास नजर घुमाई तो उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी और उस खिड़की से इतने लंबे चौड़े आदमी का कमरे में आना पॉसिबल नहीं था। दृष्टि इतना तो समझ गई कि हो ना हो दिव्यांश गेट से ही अंदर आया है। दिव्यांश ने दृष्टि की उंगली पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि अपना बैलेंस बना नहीं पाई, सीधा दिव्यांश के ऊपर जाकर गिरी। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, बुलाओ, डरता नहीं हूं मैं। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जिसे बुलाना है बुला लो। आज तो मैं ऐसे ही सोऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दृष्टि अपने आप को दिव्यांश की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश ने तो बहुत कस के दृष्टि को पकड़ा हुआ था और दिव्यांश ने करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया। दृष्टि फिर से चिल्लाने को हुई तो दिव्यांश ने इस बार दृष्टि के होठों पर अपने होंठ रख दिए। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई और दिव्यांश उसे किस करने लगा। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश तो दृष्टि से हिला भी नहीं। एक मीठी सी किस के बाद दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि से दूर हुआ। उसके गाल पर हाथ लगाकर बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, मुझे तो याद भी नहीं दृष्टि में तुम्हारे करीब आखिरी बार कब आया था। दिव्यांश के ऐसा बोलने से दृष्टि की दिल की धड़कनें भाग रही थी। जो भी हुआ था, लेकिन दृष्टि चाहती थी कि दिव्यांश उसे मना कर अपने साथ ले जाए। कहीं ना कहीं दृष्टि भी दिव्यांश का इंतजार कर रही थी और जब से उसने दिव्यांश को देखा था तब से तो उसके लिए इंतजार की तड़प और बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी दृष्टि दिव्यांश को माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दिव्यांश ने जाने अनजाने दृष्टि को बहुत हर्ट कर दिया था। दृष्टि जल्दी ही अपने सेंस में आई और बोली, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, चले जाइए वरना सच कहती हूँ सबको बुला दूंगी। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाकर अपने ऊपर लेटा लिया और बोला, अंडस्को, बुला लो, मना कौन कर रहा है। लेकिन याद रखना, जो भी अंदर आएगा वह तमाशा ही देखेगा और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबके सामने बदतमीजी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर अपना और मेरा तमाशा नहीं बनाना चाहती तो आज रात मुझे अपने पास ही रहने दो, वरना बुला लो अपने बुआ और फूफा को। मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे इस घर से निकाल दे। शौर्य को पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार शौर्य ने गलती से भी हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। बड़ा साला बना फिरता है। दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने दिव्यांश के सीने पर पंच मारते हुए कहा, अंडस्को, आप मेरे भाई को मारोगे, मेरे भाई पर हाथ उठाओगे? हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैं ही उससे पहले आपको जान से मार दूंगी। मेरे शौर्य भाई के बारे में आज के बाद अपनी जुबान से कुछ भी कहा तो देख लूंगी, समझे। अब दिव्यांश ने फिर से करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया और बोला, अंडस्को, तो फिर चुपचाप लेटी रहो अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे। वैसे भी मैं कुछ कहता नहीं हूं तो उसके हाथ को ज्यादा ही चलते हैं। दिमाग तो चलता नहीं है कि कोई है दुनिया में जो उसे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए मेहनत से बर्तन धो रहा है, अपने ही एटीट्यूड में रहता है। क्या दृष्टि दिव्यांश की इनडायरेक्ट की हुई बातों को समझ पाएगी? क्या वरदान दृष्टि को मना पाएगा? जानने के लिए बढ़ते रहिए। मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड CH 267 साइन करो।
अब दिव्यांश ने फिर से करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया और बोला, अंडरस्को, तो फिर चुपचाप लेटी रहो अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे। वैसे भी मैं कुछ कहता नहीं हूं तो उसके हाथ को ज्यादा ही चलते हैं, दिमाग तो चलता नहीं है कि कोई है दुनिया में जो उसे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए मेहनत से बर्तन धो रहा है, अपने ही एटीट्यूड में रहता है। ही फ्लैट आगे। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी, जैसे उससे पूरी बात जानने की कोशिश कर रही हो। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, शिकंजी इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया, मेहनत करता हूँ, सामने वाले को देखकर बता देता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसे देखने से मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला। हाँ, अगर तुम मेरे साथ मेंशन चलो तो शायद मैं तुम्हें बता दूं कि शौर्य को कौन इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दृष्टि ने घूरकर दिव्यांश को देखा और फिर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को, हाथ छोड़ो मेरे, हटो ऊपर से। अगर कुछ नहीं बताना तो जाओ यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो मुझे बताना होगा कि वह लड़की कौन है जो शौर्य भैया से वन साइड लव करती है। दिव्यांश ने दृष्टि की और झुकते हुए कहा, अंडरस्को, बता दूंगा, मेरे साथ मेंशन वापस चलो वरना मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतना कहकर दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की गर्दन में छुपा लिया। दिव्यांश के होंठ जैसे ही दृष्टि की गर्दन पर लगे दृष्टि के रोंगटे से खड़े हो गए। दृष्टि ने अपना सलाइवा घटक लिया और पूरी जान लगाकर दिव्यांश को खुद से दूर करती हुई बोली, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी प्लीज दूर हो जाइए। लेकिन दिव्यांश इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला था। वैसे भी उसे दृष्टि के करीब आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। दिव्यांश ने 1.5 साल से सिर्फ इंतजार किया था और जब उसका इंतजार खत्म हुआ तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी आ गई। दिव्यांश भी आज रुकना नहीं चाहता था। वही दृष्टि की तो सांस भारी सी होने लगी। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश को दूर करना चाहा तो दिव्यांश ने अपना पूरा भार दृष्टि पर डालते हुए कहा, अंडरस्को, दृष्टि मत रोको, बहुत इंतजार कर लिया, अब एक और मिनट इंतजार नहीं करना चाहता। मैं कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बीवी हो और इतना बनता है। दिव्यांश के होठ गर्दन से हरकत करते हुए गाल तक आ गया। जैसे जैसे दिव्यांश दृष्टि के साथ शरारत कर रहा था वैसे वैसे दृष्टि तो बिल्कुल सुन होती जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं दिव्यांश का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर इंतजार तो वो भी दिव्यांश का कर रही थी। बेशक किसी से कहती नहीं थी लेकिन दिल के किसी कोने में दिव्यांश अब भी बैठा हुआ था। दिव्यांश फिर दृष्टि के होंठों की ओर झुकने लगा और तभी दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं हूँ, प्लीज दूर हटिए। दिव्यांश ने दृष्टि की और थोड़ा सा और झुकते हुए कहा, अंडरस्को, तुम पहले भी कंफर्ट नहीं थी, बट यू डोंट वरी, मैं कंफर्ट कर दूंगा। ये सुनकर दृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और शरीर में कपकपी छूट गई। दृष्टि ने फिर कहा, अंडरस्को, हट जाइए, सच में बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब, प्लीज दूर हो जाइए। दिव्यांश थोड़ा सा दूर हो गया। दिव्यांश दृष्टि के बराबर में लेट गया और फिर उठकर बालकनी में चला गया। आज दिव्यांश को सच में दृष्टि पर गुस्सा आ रहा था। दिव्यांश कब से दृष्टि को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन दृष्टि है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, जबकि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं थी। गलती तो पैंथर की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दृष्टि और दिव्यांश के बीच में दूरियां आ गई। दृष्टि ने जब दिव्यांश को बालकनी में ऐसे जाता हुआ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को नहीं देखा, उस बालकनी में ही खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे दृष्टि के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। उसने दृष्टि के साथ बहुत ही कम समय बिताया था, लेकिन जितना भी बिताया था वह उसके लिए बहुत अनमोल था। दृष्टि कमरे में खड़ी हुई दिव्यांश को देख रही थी, जो बालकनी में हाथ डाले आसमान को देख रहा था। दृष्टि को याद आया जब दिव्यांश पहली बार उसके फ्लैट में आया था। दृष्टि ने देखा था कि दिव्यांश ने कैसे घर के काम किए थे।
दृष्टि छोटे छोटे काम भी दिव्यांश से करवाती थी और दिव्यांश बिना किसी ना नुकुर के वह सारे काम करता था और वह अपने बेटे को भी संभालता था। दृष्टि समझ रही थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसका अरबों का बिजनेस है, वह अपना बिजनेस छोड़कर उसके पीछे माफी के लिए घूम रहा है। अगर दिव्यांश दृष्टि से प्यार नहीं करता तो यहाँ नहीं आता। दिव्यांश को लड़कियों की कमी नहीं थी, चाहता तो दृष्टि को कभी मनाने ना आता, लेकिन वह दृष्टि से दिल से प्यार करता था और इसी के चलते वह अब तक इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों दृष्टि का दिल भर आया और वह धीरे कदमों से दिव्यांश के पास चली गई। दृष्टि ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, अंडरस्को जा रहा हूँ। जैसे ही दिव्यांश ने ये कहा, अंडरस्को मैं जा रहा हूँ, दृष्टि अंदर तक कांप पर गई। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे और एक गहरी सांस ली और फिर बिना दृष्टि की ओर देखे दृष्टि के कमरे से होता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश बाहर की तरफ जा रहा था, दृष्टि की सांस रुक रही थी। दृष्टि का मन हुआ कि वह अभी जाकर दिव्यांश को पीछे से गले लगा ले और बहुत सारी शिकायतें करते हुए उसे माफ कर दे। दिव्यांश दृष्टि के फ्लैट से चला गया, वहीं दृष्टि चुपचाप अपने कमरे में खड़ी रही। अचानक ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए और वह बैठकर रोने लगी। दिव्यांश अपने कमरे में आया और आते कि उसने अपने कमरे में तोड़फोड़ मचा दी। उसे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जितना दृष्टि के करीब जाने की कोशिश करता, दृष्टि उतना ही उससे दूर भागती। दिव्यांश ने सोचा था कि वह कुछ वक्त दृष्टि के साथ बिताएगा और फिर पैंथर की वाली बात उसे बता देगा, लेकिन दृष्टि ने उसे मौका ही नहीं दिया। इंडिया में शिवाय और राजवीर दोनों एक ही लॉकअप में बंद थे। दोनों ने ही एक एक कोने पकड़ लिए और वहीं खड़े हुए थे। उनके पास ना फोन था ना लैपटॉप, एक दूसरे से बात कर नहीं रहे थे। दोनों ही जैसे तैसे टाइम काट रहे थे। राजवीर को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन शिवाय जानता था कि हर्षवर्धन जल्दी से बेल नहीं करवाएगा। करीब 1 घंटे बाद हर्षवर्धन वहां आया। उसने दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को कुछ अक्ल आई या और रहना है। शिवाय अकड़ में कुछ नहीं बोला। राजवीर ने भी मुंह फेर लिया। हर्षवर्धन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मतलब कोई बदलाव नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहना है। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को ये कौन सा तरीका है राजवीर से बात करने का? ये जानते हुए कि राजवीर तुम्हारा बहनोई लगता है, तुमने बिना सोचे समझे राजवीर को पंच मार दिया। शिवाय आगे आया और अपने चाचू को देखकर बोला, अंडरस्को पहले आप ये बताओ आप रूही पर क्यों चिल्लाए? आज पहली बार मैंने रूही की आंखों में दर्द देखा, वह दर्द जो 3 साल पहले एक्सीडेंट के वक्त देखा था। आपको याद है ना, जब घर से चाची को अर्थी पर लेकर जा रहे थे, तब रूही कैसे बिलख बिलख कर रो रही थी। आज भी मैंने उसकी आंखों में वही दर्द देखा। आज रूही ने कहा कि काश उसकी माँ होती, क्योंकि आपको तो वह कुछ बात कह नहीं सकती। आप ठहरे चाचू, मैं तो उसका भाई, वह अपने दिल की बात किसे बताएं? लेकिन ये सांड इसे बता सकती थी। इसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है और ये है कि अपने ही एटीट्यूड में रहता है। कहते हुए शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया। अब तो ना कुछ हर्षवर्धन के पास बोलने के लिए था और ना ही राजवीर के पास। राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली। राजवीर बहुत समझदार था और जानता भी था कि ये सारा बखेड़ा उसकी वजह से ही खड़ा हुआ है। शिवाय ने गुस्से में सेल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को बताइए मुझे क्यों डांटा आपने रूही को? राजवीर आकर आपसे उसकी शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर रूही को राजवीर से प्रॉब्लम हो तो वह किसे जाकर शिकायत करें? बताइए, आपने रूही की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन कभी उसके दिल में झांक कर देखा कि उसे क्या चाहिए? जब राजवीर से आप उसकी शादी कर रहे थे, तब भी मैंने आपको मना किया था कि चाचू ये मत कीजिए, लेकिन आपने कहा कि राजवीर के दिल में उसके लिए प्यार है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया, कहाँ है वह प्यार? कहाँ है राजवीर का प्यार जो रूही के लिए था? अब हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा और बोला, अंडरस्को राजवीर एक बात का सही सही जवाब दो। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार सच बोलोगे।
मैं अब और तुम्हारे और रूही के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम रूही को डिवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं बिना किसी ना नुकुर के अपनी बेटी को अपने साथ मेंशन ले जाऊंगा। तुम्हें अब हमारी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। तुम जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हो जी सकते हो। चाहे तो रघुवंशी इंडस्ट्रीज से रिजाइन भी दे सकते हो। मैं किसी बॉन्डर को तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन प्लीज मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हारे और रूही के बीच में क्या चल रहा है। राजवीर कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन अब भी सेल के बाहर से खड़ा हुआ राजवीर से जवाब की उम्मीद कर रहा था। राजवीर ने अपने आप को तैयार किया और बोला, अंडरस्को, चाचू आप समझ नहीं रहे, मैं रूही को वह कुछ नहीं दे पाऊंगा जो डिजर्व करती है। शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने राजवीर के कॉलर पलड़े और दीवार से लगाते हुए चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, सवाल को पहले ढंग से सुन सीनियर। चाचू क्या पूछ रहे हैं और तू क्या कह रहा है? अगर तुझे सवाल समझ नहीं आया तो मैं समझता हूँ। चाचू पूछ रहे हैं क्या तुम्हें रूही को डाइवोर्स देना है? क्या तुम रूही से अलग होना चाहते हो? अब इसका सही सही जवाब दो वरना सच कहता हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। हर्षवर्धन ने सेल के बाहर खड़े हुए अपना माथा पीट लिया। वही राजवीर ने भी शिवाय के दोनों हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जब तुम कहोगे तब तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। जा नहीं देता जवाब। शिवाय को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने घुमाकर एक पंच राजवीर के मुंह पर मारा। अब तो राजवीर का गुस्सा भी दुगना हो गया। उसने भी शिवाय के हाथ को मरोड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी कमर पर 2-3 पंच मार दिए और तभी हर्षवर्धन ने दोनों हाथों से सेल को पकड़ा और अपना माथा पीट लिया और फिर चिल्ला कर कहा, अंडरस्को, इंस्पेक्टर साहब ये नहीं सुधरने वाले, ये सुधरेंगे ही नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए सुधारने के लिए, ये तो राउडी ब्रदर जैसे होते जा रहे हैं। शायद राउडी ब्रदर्स तो इसने ज्यादा समझदार है लेकिन ये नहीं। तब वहाँ कांस्टेबल आया। उसने लॉकअप का गेट खोल दिया और हर्षवर्धन अंदर चला गया। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे दोनों को छुड़ाया और फिर चिल्ला कर कहा, अंडरस्को, क्या चाहते हो तुम दोनों? राजवीर कुछ नहीं बोला। वही शिवाय ने कहा, अंडरस्को, चाचू डाइवोर्स पेपर दीजिए। राजवीर अभी साइन करेगा। इसे मेरी बहन से डिवोर्स चाहिए ना तो पहले साइन ये करेगा, रूही साइन नहीं करेगी। हर्षवर्धन शिवाय को समझने की कोशिश करता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, अंडरस्को, चाचू आप मेरा गुस्सा जानते हो। ऐसा ना हो कि मेरे आपके बीच में जो एक खट्टा मीठा रिश्ता है वह कड़वाहट में बदल जाए। तो मुझे डाइवोर्स पेपर दीजिए। राजवीर अभी साइन करेगा। राजवीर को इन सब से आज़ाद होना है ना, आज मैं इसे आज़ाद कर दूंगा। हर्षवर्धन को भी अब कहीं ना कहीं शिवाय की बात समझ आ रही थी कि अगर राजवीर भी डिवोर्स चाहता है तो साइन वह क्यों नहीं करता। हर्षवर्धन ने पेपर शिवाय के हाथ में रख दिए और शिवाय ने पेपर राजवीर के और फिर कहा, अंडरस्को, साइन करो, करो साइन। तुम रूही को वह सब नहीं दे सकते ना जो डिजर्व करती है। मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी बहन के सारे सपने पूरे कर दूंगा। वह जो चाहती है उसे वही मिलेगा। कम से कम मेरे रहते हुए तो मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देखूंगा। राजवीर ने पेपर ले तो लिए लेकिन उन पर साइन करने की हिम्मत राजवीर की नहीं थी। राजवीर जो छुपाने की कोशिश कर रहा था वह तो पूरी रघुवंशी फैमिली जानती थी कि राजवीर रूही से प्यार करता है, बस कहता नहीं। खासकर चाचू, चाचू तो जानते ही थे, तभी तो उन्होंने राजवीर और रूही की शादी की थी। शिवाय ने राजवीर की ओर देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अब करते क्यों नहीं साइन? तुम्हें तो रूही से छुटकारा चाहिए ना। रूही तो तुम्हारे पीछे प्यार का झुनझुना लेकर घूमती है। रूही तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे ईगो को हर्ट करती है, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए उल्टा सीधे हथकंडे अपनाती है। तो अब करो ना साइन। करते क्यों नहीं साइन कर दो और ये सब कुछ खत्म कर दो। अपनी बहन को मैं अपने आप समझा लूंगा। क्या दृष्टि दिव्यांश को माफ कर देगी? क्या राजवीर डाइवोर्स पेपर पर साइन करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। CH 268 राजवीर का ड्रीम। शिवाय ने राजवीर की ओर देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अब करते क्यों नहीं साइन?
तुम्हें तो रूही से छुटकारा चाहिए ना, रूही तो तुम्हारे पीछे प्यार का झुनझुना लेकर घूमती है, रूही तुम्हें परेशान करती है, तुम्हारे ईगो को हर्ट करती है, तुम्हें अपने करीब लाने के लिए उल्टा सीधे हथकंडे अपनाती है। तो अब करो ना साइन, करते क्यों नहीं, साइन कर दो और ये सब कुछ खत्म कर दो, अपनी बहन को मैं अपने आप समझा लूंगा। ई फ्लैट आगे राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। रात हो चुकी थी, राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन चेहरे पर कुछ चोटें थी जो उसे शिवाय ने दी थी। राजवीर अपना बैग लेकर अंदर आया तो उसने रूही को किचन में काम करते हुए देखा। रूही का चेहरा पूरे तरीके से सूज गया था। रूही पूरा दिन रोई थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर से अपने डेली के काम करने लगी। राजवीर ने रूही को देखा और रूही ने राजवीर को। राजवीर हैरान था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रूही उसके लिए डिनर बना रही है, जबकि रूही की आंखें पूरे तरीके से लाल हो चुकी थी। रूही अब भी सुबक रही थी, लेकिन फिर भी राजवीर के लिए डिनर बना रही थी। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। रूही राजवीर से बात करना चाहती थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी राजवीर से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने तो रूही को इग्नोर कर दिया। रूही राजवीर का डाइनिंग टेबल पर वेट करने लगी, लेकिन करीब आधा घंटे तक भी राजवीर कमरे से बाहर नहीं आया। अब तो रूही की आंखें जो अब तक बहते बहते थक चुकी थी वह फिर से बहने लगी। रूही ने अपने आंसू पोंछे और राजवीर के कमरे के बाहर गई और हल्का सा खटखटाकर बोली, अंडस्को, राजवीर आ जाओ, डिनर कर लो, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। लेकिन राजवीर के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रूही ने फिर कहा, अंडस्को, राजवीर जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ, देखो मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। राजवीर ने अब भी कुछ नहीं कहा। रूही राजवीर के गेट के पास ही खड़ी रही, अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। आज राजवीर को रूही को संभालना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजवीर अपनी ही अकड़ में था। वही रूही खुद को भी संभाल रही थी और अपने रिश्ते को भी संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुबह से रूही ने कुछ नहीं खाया था, बस रो ही रही थी। उसके बावजूद भी उसने राजवीर के लिए डिनर बनाया, ये सोचकर कि शायद उसके और राजवीर के बीच में कुछ तो ठीक होगा। लेकिन राजवीर वह तो पता नहीं कमरे में क्या कर रहा था। रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। रूही के आंसू रुक नहीं रहे थे। रूही को डर था कि कहीं राजवीर उसे डाइवोर्स ना दे दे, और तभी राजवीर ने गेट खोला। राजवीर ने चेंज कर लिया था। राजवीर को देखकर रूही को थोड़ी सी तो राहत मिली। रूही ने नजरें झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, अंडस्को, सॉरी राजवीर, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम डिनर कर लो। राजवीर भी रूही को ही देख रहा था। फिर उसने रूही की कलाई पकड़कर कहा, अंडस्को, चलो मेरे साथ। रूही की सांस रुक गई। रूही को लगने लगा कि राजवीर उसे आज मेंशन वापस छोड़ आएगा। रूही ने राजवीर की पकड़ से अपनी पकड़ को छुड़वाते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, मैं माफी मांग रही हूँ ना, बोल तो रही हूँ कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगी। राजवीर ने रूही की एक नहीं सुनी, बस उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा और फिर उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई। रूही ने सच में राजवीर के लिए बहुत सारी डिश बनाई हुई थी। रूही जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर की ताकत के आगे रूही की एक ना चली। राजवीर रूही को खींचता हुआ घर से बाहर ले आया। पूरा मोहल्ला शांत था, काफी रात हो गई थी। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही को बैठने का इशारा किया, लेकिन रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, मेरी बात तो सुनो, सच कहती हूँ, आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना हर्ट हो जाओगे, बस मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब कर रही थी। तुम ही बताओ मैं क्या करती, मुझे भी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए जो तुम मुझे नहीं देते। राजवीर ने हेलमेट पहना और रूही की तरफ दूसरा हेलमेट बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, रूही, इसे पहनो और बाइक पर बैठो। लेकिन रूही ने मना कर दिया। राजवीर ने फिर से कहा, अंडस्को, रूही, जो कह रहा हूँ वह करो, पहनो इसे। रूही ने हेलमेट लिया और गुस्से में वही फेंक दिया और हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी,
मुझे नहीं जाना, एक मौका तो मुझे दे ही सकते हो। राजवीर ने कहा, अंडस को अब एक और मौका नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे फोर्सफुली आगे बैठने के लिए मजबूर कर लिया, जैसे पहली बार रूही को राजवीर ने अपनी बुलेट पर बैठाया था। रूही ना चाहते हुए भी राजवीर के आगे बैठ गई। रूही का फेस राजीव के फेस के बहुत करीब था। रूही ने कसकर अपनी पकड़ राजवीर पर कस दी और बोली, अंडस को राजवीर प्लीज मान जाओ ना, कितना तो सॉरी बोल रही हूँ, अब तो तुमने कितना ही मुझे चाचू से भी डांट खिल्व दी, प्लीज राजवीर मान जाओ, मत लेकर जाओ। राजवीर ने कुछ नहीं सुना, बस बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पूरे रास्ते रोती रही, राजवीर पर अपनी पकड़ बनाती रही, उससे रिक्वेस्ट करती रही कि वह उसे मेंशन छोड़कर ना आए, लेकिन राजवीर तो बुलेट चलाने में बिजी था। उसने रूही की बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। रूही ने फिर कहा, अंडस को राजवीर प्लीज मत छोड़कर आओ, मैं सच कहती हूँ इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम अगर जिंदगी भर भी मुझसे दूर रहोगे तो भी कभी तुम्हें करीब लाने की कोशिश नहीं करूंगी, सच कहती हूँ राजवीर प्लीज मुझे छोड़कर मत आओ। कहते कहते रूही की पकड़ राजवीर पर कसती जा रही थी और उसने अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपा लिया। रूही लगातार रो रही थी, उसने राजवीर की सारी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो दी थी और तभी राजवीर ने कहा, अंडस को रूही शांति से बैठी रहो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रूही का रोना तो जैसे आज रुक ही नहीं रहा था, पता नहीं बेचारी कब से रो रही थी। लेकिन राजवीर को उसके आंसुओं से फर्क नहीं पड़ रहा था और फाइनली राजवीर ने बुलेट रोक दी। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, अंडस को उतरो, लेकिन रूही ने ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर कहा, अंडस को रूही उतर जाओ। रूही ने कसकर राजवीर को गले लगा लिया और बोली, अंडस को मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, प्लीज राजवीर एक आखिरी मौका दे दो, सच कहती हूँ शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जो कहोगे वैसा करूंगी। अगर कहोगे कि खाना मत खाओ तो नहीं खाऊंगी, कहोगे कि घर से बाहर मत निकलो तो नहीं निकलूंगी, जो कहोगे वह करूंगी, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। राजवीर ने इस बार प्यार से कहा, अंडस को आसपास का नज़ारा तो देखो, हम मेंशन के पास नहीं है। रूही ने अब जाकर नोटिस किया कि वह मेंशन के पास नहीं है। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो वहां ज्यादातर अंधेरा था, वे एक सुनसान सी जगह पर खड़े हुए थे। रूही का दिमाग इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि राजवीर उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। उसने राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडस को मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे? राजवीर ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और रूही को देखकर कहा, अंडस को रूही उतरो तो। रूही ने नामे गर्दन हिला दी और बोली, अंडस को मैं नहीं उतरूंगी, मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपने हाथों में भरा और अगले ही पल उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए। रूही की तो आंखें हैरानी से फैल गई, उसने तो कभी नहीं सोचा था कि आज राजवीर उसे ऐसे अपने करीब भी कर लेगा। वही राजवीर तो रूही को बहुत प्यार से किस कर रहा था। एक मीठी सी किस के बाद राजवीर ने रूही की आंखों में देखा। रूही तो अब भी हैरानी से राजवीर की आंखों में देख रही थी। राजवीर ने बारी बारी से रूही के दोनों आंखों पर किस कर दिया और बोला, अंडस को अब यकीन आया कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि तुम्हारे साथ अपना ड्रीम शेयर करना चाहता हूँ, अब उतरो। रूही को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे लगा वो सपना देख रही है। अब भी हैरानी से राजवीर का चेहरा देख रही थी। आज जो कुछ भी रूही के साथ हुआ उसके चलते तो उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। वही राजवीर ने फिर से रूही के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उसके माथे को चुमकर बोला, अंडस को यकीन नहीं आ रहा। रूही ने ना में एक गर्दन हिला दी। राजवीर ने फिर से अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए, फिर से उसे किस करने लगा। एक डिप किस के बाद राजवीर ने कहा, अंडस को अब यकीन आया। रूही ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। राजवीर ने अपना माथा रूही की माथे से जोड़कर कहा, अंडस को उतरो, रूही तुम्हें सच में कुछ दिखाना है।
रूही ने राजवीर कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक राजवीर को ही महसूस करती रही और फिर धीरे से बाइक से उतर गई। राजवीर रूही को लेकर एक ग्राउंड में आ गया जहां से शहर दिखता था। वह जगह शहर से थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। राजवीर और रूही दोनों ही उस जगह पर खड़े हुए थे। रूही ने अपने दोनों हाथ राजवीर की कमर पर लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रखा हुआ था। राजवीर ने भी अपना एक हाथ रूही के कमर पर लपेटकर खुद से सटाया हुआ था। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, रूही तुम जानती हो कहाँ खड़ी हो? रूही बोली, अंडरस्को, नहीं। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, ये वह जगह है जहाँ मैं अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। रूही ने अपना चेहरा उठाकर राजवीर को देखा तो राजवीर ने फिर से उसकी नाक पर हल्का सा किस करके कहा, अंडरस्को, रूही अब मुझे इस सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। रूही ने अपनी बाहें राजवीर पर कसते हुए कहा, अंडरस्को, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। देख लेना राजवीर, ये रूही रघुवंशी का वादा है। राजवीर ने अपनी बाहें रूही पर कस दी। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। ये पहली बार था जब राजवीर ने अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर किया था। ये बात तो उसने कभी नित्या को भी नहीं बताई, जिसके साथ वह अपना फ्यूचर देख रहा था। ना ही शिवाय को पता था कि राजवीर का क्या ड्रीम है। लेकिन आज उसने रूही को अपने ड्रीम के बारे में बता दिया था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी आंखें बंद की। फ्लैशबैक। शिवाय कंटिन्यू चिल्ला रहा था, अंडरस्को, करता क्यों नहीं साइन कर देना तो हमें भी पता चल जाए कि तू रूही को डिवोर्स देना चाहता है। राजवीर के हाथ अब भी पेन उठाने के लिए तैयार नहीं थे और तभी शिवाय ने राजवीर के कॉलर पकड़कर उसे झंझोरते हुए कहा, अंडरस्को, बहुत हो गया। सीनियर, मेरी बहन तेरे लिए रोज मरती है, तुझे उस पर तरस नहीं आता? इतने बड़े मेंशन से निकलकर तेरे उस छोटे से घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। वह सारे काम करती है जो एक मिडिल क्लास वाइफ करती है। रूही ने तो कभी चाय बनाकर भी नहीं पी, लेकिन तेरे लिए उसने सारा खाना बनाना सीख लिया और अब भी तुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो कैसी लड़की चाहिए तुझे? राजवीर कुछ नहीं बोला। अब तो हर्षवर्धन भी राजवीर के पास गया और कहने लगा, अंडरस्को, राजवीर क्यों अपने दिल की सुनते नहीं हो? क्यों फ्यूचर की सोचकर अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो? मैं जानता हूँ रूही को, वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं, बहुत जिद्दी है। तुम मेरे भतीजे से अलग नहीं हो, तुम्हें मैंने शिवाय और दिव्यांश से बढ़कर समझा है, तभी तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे दी, सिर्फ इस भरोसे पर कि तुम उस चीज को संभाल कर रखोगे। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं जानता हूँ तू साइन नहीं करेगा क्योंकि प्यार तो तू भी रूही से बहुत करता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू नहीं होता तो रूही सुसाइड कर लेती। तुम दोनों के रिश्ते में इतने उतार चढ़ा हुआ है लेकिन तुमने रूही का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता रूही को एक्सेप्ट करने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? राजवीर नजर झुकाए खड़ा था। राजवीर को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और तभी हर्षवर्धन ने राजवीर को गले लगा लिया क्योंकि हर्षवर्धन जानता था राजवीर को इस वक्त मोरल सपोर्ट की जरूरत है। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया। अचानक ही राजवीर ने कहा, अंडरस्को, आई एम सॉरी चाचू, शिवाय सच कहता है, पता नहीं क्यों मैं रूही को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि रूही कुछ वक्त मेरे साथ रहेगी और फिर मुझसे डिवोर्स मांग लेगी और इस एक पल को सोचकर मैं रूही के करीब नहीं गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं होगा राजवीर, यकीन करो रूही कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। राजवीर हर्षवर्धन से दूर हुआ और फिर उसने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने कहा, अंडरस्को, मैं माफ नहीं करने वाला। जब तक मैं अपनी रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख लूंगा तब तक मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। राजवीर ने भी एटीट्यूड में कहा, अंडरस्को, साले तुझसे माफी मांग भी कौन रहा है? जबरदस्ती खुद को महान मत दिखा। फ्लैशबैक एंड। क्या रूही राजवीर मिलकर राजवीर का ड्रीम कंप्लीट करेंगे? क्या रूही राजवीर की कहानी ट्रैक पर आ गई?
जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। CH 269 राजवीर का कन्फेशन। हर्षवर्धन ने राजवीर को समझाते हुए कहा, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं होगा राजवीर, यकीन करो रूही कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। राजवीर हर्षवर्धन से दूर हुआ और फिर उसने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने कहा, अंडरस्को मैं माफ नहीं करने वाला, जब तक मैं अपनी रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख लूंगा तब तक मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। राजवीर ने भी एटीट्यूड में कहा, अंडरस्को साले तुझसे माफी मांग भी कौन रहा है, जबरदस्ती खुद को महान मत दिखा। फ्लैशबैक एंड। अब आगे। राजवीर ने आंखें खोली और रूही पर अपनी पकड़ कस दी। वही रूही तो आंखें बंद किए कब से राजवीर को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर तक दोनों वहीं खड़े रहे, उन हवाओं में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। राजवीर ने झुककर रूही के माथे पर किस की और बोला, अंडरस्को चलो अब घर चलते हैं, तुमने बहुत मेहनत करके मेरे पसंद का खाना बनाया है तो चलो साथ में खाते हैं। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर बुलेट के पास आ गया और उसने बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही पीछे बैठने लगी तो राजवीर ने कहा, अंडरस्को आज आगे नहीं बैठना। रूही ने राजवीर को पीछे से गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं। और फिर अचानक ही उसने राजवीर की कमर पर 3-4 पंच मारते हुए कहा, अंडरस्को मैं गुस्सा हूं, मुझे पहले मनाओ। राजवीर ने रूही का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसकी आंखें खुलेगी खुली रह गई। फिर वह हल्का सा पलट कर बोला, अंडरस्को भाई बहन पागल हो क्या, बस मुझे मारने का मन करता है। रूही ने कहा, अंडरस्को तो काम पीटने वाले क्यों करते हो, पूरा दिन राई सिर्फ तुम्हारी वजह से, अब जब तक मुझे मनाओगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही गुस्सा रहूंगी। राजवीर ने नामे गर्दन हिलाई और बुलेट स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बाइक अपने घर के बाहर रोकी। रूही राजवीर दोनों ही बाइक से उतरे और घर में आ गए। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। रूही ने राजवीर को खाना सर्व किया। राजवीर ने देखा तो सच में रूही ने राजवीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था, जबकि रूही आज पूरा दिन रोई थी। पूरा दिन उसके सिर में दर्द था, फिर भी वह राजवीर को मनाने के लिए उसके लिए काम कर रही थी। ये सब देखकर राजवीर के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने रूही को देखा जो अब भी खाना सर्व करने में बिजी थी। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर अपनी दोनों बाहें उसकी कमर पर लपेट दी और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, अंडरस्को एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं सच में तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, तुम्हारे डेडिकेशन को देखकर भी इग्नोर करता रहा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वह आंसू राजवीर के हाथ पर गिर रहे थे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फिर से उसके आंखों पर किस करके कहा, अंडरस्को रूही आज के बाद मत रोना, तुम रोती हो तो मेरे दिल में दर्द होता है। रूही ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी रूही पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रूही काफी देर तक रोती रही, लेकिन अब रूही को रोना भी अच्छा लग रहा था क्योंकि राजवीर उसके पास था। थोड़ी देर तक राजवीर भी रूही को ऐसे ही चुप कराता रहा। फिर राजवीर ने रूही को अपने हाथ से डिनर करवाया। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर राजवीर का कॉल वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने बड़े प्यार से रूही के माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद से उठा दिया और अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। वहीं रूही उसके चेहरे पर आज सुकून था। रूही हमेशा की तरह किचन साफ करने लगी। रूही को करीब किचन में 1 घंटा लग गया। पूरे तरीके से किचन साफ करने के बाद रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि राजवीर इस रिश्ते को आगे बढ़ना भी चाहता है या नहीं। ना तो राजवीर ने खुलकर अपने दिल की बात बोली थी और ना ही पूरी तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बात कही थी। वैसे भी रूही चाहती थी कि राजवीर ही उसे अपने कमरे में लेकर जाए, इसलिए रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए तो कैसे जाए। उसके कदम तो कमरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे।
फिर भी रूही ने हिम्मत करते हुए राजवीर के कमरे को थोड़ा सा नॉक करके देखा तो कमरे में कोई नहीं था। रूही समझ गई कि राजवीर वॉशरूम में है। अब तो रूही उस कमरे में रुकना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चेहरे पर उदासी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही ने उदास होकर अपने कमरे का गेट खोला और जैसे ही उसने 4 कदम बढ़ाए उसने अपने पेट पर किसी के हाथ को महसूस किया और रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने रूही को पीछे से कसकर पकड़ लिया और थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया और फिर रूही को अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडस्को, तुमने सोचा भी कैसे कि आज के बाद तुम मुझसे दूर रहोगी। राजवीर ने थोड़ा झुककर फिर से रूही के होठों को कैप्चर कर लिया तो राजवीर फिर अपने मीठे से प्यार का एहसास रूही को करवाने लगा और रूही की आंखों से खुशी का एक आंसू फिर से बह गया। एक मीठी सी किस के बाद राजवीर ने रूही को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। राजवीर ने रूही को अपने ऊपर लेटा लिया और खुद भी लेट गया। राजवीर रूही के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर में दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी जब राजावत हाउस पहुंचा तो उसने आर्या को डाइनिंग टेबल पर उसका वेट करते हुए देखा। शिवाय को हैरानी तो हुई, क्या आर्या उसका वेट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे फिर से अपनी छुई मुई आर्या में नजर आने लगी। शिवाय डाइनिंग टेबल पर गया तो उसकी आंखें खुलेगी खुली रह गई। टेबल खाली था, वहां एक भी खाने का बाउल नहीं रखा हुआ था। शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या के चेहरे पर उदासी आ गई। आर्या ने कहा, अंडस्को, सर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, डैनी भी मेंशन में नहीं है, जो कुक मेंशन आता है उसने आज छुट्टी ले ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, तो ये मेरा वेट इसीलिए कर रही थी क्योंकि इसे भूख लगी है और मैं पागल सोच रहा हूँ कि मेरी आर्या को धीरे धीरे मेरी याद आने लगी है। शिवाय का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया। एक तो पहले ही आज जो कुछ भी उसके और राजवीर के बीच हुआ उसके चलते शिवाय का दिमाग खराब था। ऊपर से आर्या का पूरा दिन भूखा रहना शिवाय को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने एक नज़र आर्या को देखा, अपनी टाई ढीली की, अपनी बाजू फोल्ड की और किचन की तरफ चला गया। रात काफ़ी हो गई थी इसलिए सारे नौकर सो रहे थे। आर्या भी शिवाय के पीछे पीछे किचन में चली गई। शिवाय आर्या के लिए खाना बनाने लगा और आर्या शिवाय को देखने लगी। शिवाय के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। अचानक ही आर्या ने अपना हाथ उठाया और शिवाय के गाल को बिना सोचे समझे टच कर दिया। शिवाय का ध्यान आर्या पर गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक ही आर्या ने पलकें झपकाते हुए कहा, अंडस्को, सर आपको चोट कैसे लगी? आज भी आप किसी को मार कर आए हो। शिवाय को राजवीर के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, नहीं, आज पीट कर भी आया हूँ, साले का हाथ बहुत तेज लगता है। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, अंडस्को, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। थोड़ी देर बाद शिवाय ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और आर्या को खाना सर्व कर दिया। आर्या ने अपने खाने की प्लेट को देखा और फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, सर आप नहीं खाएंगे? शिवाय ने पलकें झपकाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं भी खाऊंगा। शिवाय भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और दोनों ही खाना खाने लगे। आर्या खाना तो खा रही थी लेकिन उसका ध्यान बार बार शिवाय की चोट पर जा रहा था। शिवाय की चोट देखकर आर्या को बुरा लग रहा था। आर्या ने और शिवाय ने दोनों ने अच्छे से खाना खा लिया। शिवाय ने बर्तन उठाकर किचन में रख दिए, फिर एक अंगड़ाई तोड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्या भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने वहां से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस से शिवाय के कमरे में आ गई। आर्या जब शिवाय के कमरे में आई तो शिवाय कमरे में नहीं था। आर्या ने बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनी तो वह समझ गई कि शिवाय नहा रहा है। थोड़ी देर कमरे में ही खड़ी रही और तभी शिवाय बाथरूम से बाहर आया। शिवाय ने एक टॉवल लपेटा हुआ था और एक से वह अपने बाल साफ कर रहा था। आर्या ने जब शिवाय को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवाय की बॉडी मॉडल को भी फेल करती थी, परफेक्ट बॉडी थी।
शिवाय की बॉडी देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। शिवाय का ध्यान अब भी आर्या पर नहीं था, वहीं आर्या तो शिवाय को आंखें फाड़े देख रही थी और तभी शिवाय ने आर्या की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया। उसने टॉवल को अपने बदन पर रखकर खुद को छुपाते हुए कहा, अंडस्को, ये छुई मुई यहाँ क्या कर रही हो? आर्या अब जाकर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शिवाय को देखा और एकदम से पलट गई और फिर बोली, अंडस्को, वह आपको चोट लगी थी ना, इसीलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, लेकर आई थी तो आंखें फाड़े क्या देख रही थी? शर्म नहीं आती? किसी जवान लड़के के कमरे में ऐसे घुस गई, घुसी तो घुसी, उसे टॉवल में भी देख रही हो, शर्म हया है कि नहीं? शिवाय की बात सुनकर आर्या को और ज्यादा हैरानी होने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वह क्यों शिवाय की चोट देखकर पिघल गई और शिवाय के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। शिवाय तो उसे गलत ही समझ रहा है। आर्या ने मुंह फुलाकर फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अंडस्को, गलती हो गई, आगे से आपके कमरे में नहीं आऊंगी। लेकिन आर्या पूरी तरीके से बाहर जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, अंडस्को, छुई मुई जहाँ खड़ी हो वहीं रुक जाओ, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। अब जब आ ही गई हो तो मेरी बैंडेज भी कर दो, वैसे भी उस साले ने पूरा मुंह तोड़ दिया। आर्या रुक गई लेकिन पलटी नहीं। शिवाय शर्ट पहनता हुआ बोला, अंडस्को, जब तक मैं ना कहूँ पलटना मत। आर्या को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। शिवाय ने पूरे कपड़े पहन लिए और फिर कहा, अंडस्को, पलट जाओ। आर्या पलट गई लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह शिवाय से कितना नाराज है। वही शिवाय आर्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, आंखें फाड़े क्या देख रही थी? आर्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह बोली, अंडस्को, कुछ नहीं। इतना कहकर आर्या फिर से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपना माथा आर्या के माथे से जोड़कर कहा, अंडस्को, बताओ ना क्या देख रही थी? शिवाय के इतना करीब होने से आर्या की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। आर्या कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उसके शरीर की कपकपी बता रही थी कि इस वक्त वो कितना नर्वस है। शिवाय आर्या से थोड़ा दूर हुआ क्योंकि वह आर्या को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। शिवाय सोफे पर बैठ गया और बोला, अंडस्को, आर्या मेरे पास आओ। आर्या मुंह बनाकर एक ही जगह खड़ी रही। शिवाय ने फिर कहा, अंडस्को, छुई मुई कुछ कह रहा हूँ, मेरे पास आओ। आर्या फिर धीरे से शिवाय के पास गई लेकिन शिवाय की तरफ नहीं देखा। आर्या की हिम्मत अब शिवाय की तरफ देखने की नहीं थी। शिवाय ने अपना हाथ आगे किया और बोला, अंडस्को, इस पर बैंडेज कर दो। आर्या ने शिवाय के हाथ को देखा तो उस पर चोट लगी हुई थी। आर्या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उसने शिवाय के हाथ पर बैंडेज करना शुरू कर दिया। आर्या बैंडेज कर रही थी जैसे दर्द शिवाय को नहीं आर्या को हो रहा है। वही शिवाय की नज़र तो बस आर्या पर टिकी हुई थी। आर्या शिवाय के हाथ पर बैंडेज करती हुई बार बार फूंक मार रही थी ताकि शिवाय को दर्द ना हो। बैंडेज करने के बाद ही आर्या ने शिवाय को देखा जैसे कहना चाहती हो, अंडस्को, कि क्या हुआ? शिवाय ने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, यहाँ भी कर दो, दर्द हो रहा है। आर्या को शिवाय को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने शिवाय के माथे पर बैंडेज करते हुए कहा, अंडस्को, सर आपको इतना नहीं लड़ना चाहिए। देखो आपको कितनी सारी चोट आ गई, सिर पर, हाथ पैर पर, कुछ काम प्यार से भी हैंडल हो जाते हैं। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं? आर्या के पास जवाब नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय कहाँ लड़कर आया है और वह कौन से काम प्यार से हैंडल कर सकता है। उसने तो बस शिवाय को समझाने के लिए फ्लो में ये बात बोल दी थी। क्या आर्या को कभी कुछ याद आएगा? क्या रूही और राजवीर की लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड CH 270 मिस्टर ऑलराउंडर। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने छेड़ते हुए कहा,
अंडरस्को कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं। आर्या के पास जवाब नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय कहाँ लड़कर आया है और वह कौन से काम प्यार से हैंडल कर सकता है। उसने तो बस शिवाय को समझाने के लिए फ्लो में ये बात बोल दी थी। अब आगे शिवाय ने फिर से आर्या को छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को हाँ तो छुई मुई तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, कौन से काम प्यार से हैंडल होते हैं। आर्या कुछ नहीं बोली, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वह अपनी बातों को घुमाते हुए बोली, अंडरस्को सर मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर आर्या जल्दी से वहां से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए अपना माथा उसके माथे से टच करके कहा, अंडरस्को तुम मुझे सर क्यों बोलती हो। शिवाय की ऐसा करने से आर्या के रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसे फिर से घबराहट होने लगी और शिवाय को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन शिवाय की ताकत के सामने छुई मुई सच में बहुत कमजोर थी। वही शिवाय तो बस आंखें बंद किए हुए आर्या की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। शिवाय इस वक्त बहुत इमोशनल था। बेशक शिवाय अकेला कितना भी फाइट कर लेता था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, ये कह सकते हैं उसे अपने छुई मुई की जरूरत थी। आर्या अपने आप को शिवाय की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन शिवाय की पकड़ आर्या पर बहुत मजबूत थी। शिवाय ने धीरे से कहा, अंडरस्को मत जाओ, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। आर्या शांत हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय हर बार उसे ऐसे अपने करीब क्यों कर लेता है। कहीं ना कहीं आर्या को ये सब अच्छा भी लगता था, लेकिन वह अपने दिल की बात को इग्नोर करती थी। करीब 10 मिनट तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। शिवाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद आर्या ने कहा, अंडरस्को सर जाने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली और बोला, अंडरस्को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे सर मत कहा करो। आर्या बोली, अंडरस्को तो क्या कहूँ। शिवाय ने कहा, अंडरस्को वही जो सब कहते हैं, मैं आपको ड्राइवर कहूँ। आर्या ने बड़ी मासूमियत से पूछा। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय ने कहा, अंडरस्को मुझे सब ड्राइवर कहते हैं। आर्या धीरे से बोली, अंडरस्को तो फिर कुक, बॉडीगार्ड, केयरटेकर, माली। ये सब बोलते हुए आर्या शिवाय को देख रही थी कि शायद शिवाय किसी शब्द पर उसे रोक दे, लेकिन शिवाय तो गुस्से में आर्या को देख रहा था और फिर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अंडरस्को माली सीरियसली तुम्हें मैं मेरी नजर आता हूँ। आर्या ने बहुत ही मासूमियत से ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को तुम भी मुझे वही कहो जो सब कहते हैं शिवाय। आर्या ने कहा, अंडरस्को लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। शिवाय बोलो, अंडरस्को तो क्या हुआ, तुम भी मुझे शिवाय कह सकती हो, अगर तुम मुझे शिवाय कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आर्या बोली, अंडरस्को मैं आपका नाम नहीं लूंगी। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़कर कहा, अंडरस्को और क्यों नहीं लोगी। आर्या बोली, अंडरस्को मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को ठीक है तो जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहा करो, मुझे तुम्हारे मुंह से सर नहीं सुनना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी मुश्किल से खुद को शिवाय की पकड़ से आज़ाद करके वहां से जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी और शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्को मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर कहूंगी। अपने लिए ऑलराउंडर सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने फिर हंसकर कहा, अंडरस्को छुई मुई जो कहना है कह लो, लेकिन सर मत कहना। आर्या ने भी मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को तो ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, आज के बाद मैं आपको मिस्टर ऑलराउंडर ही कहूंगी। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। शिवाय भी बेड पर आ गया और लेटकर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसे बार बार राजवीर के साथ हुई उसकी लड़ाई याद आने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और रूही को मैसेज किया। थोड़ी देर में शिवाय के फ़ोन में रूही के नंबर से मैसेज आया। इसमें लिखा था, अंडरस्को साले साहब खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। यादाश्त तुम्हारी छुई मुई की गई है, हम दोनों की यादाश्त ठीक है, तो हमें डिस्टर्ब मत करो समझे।
मैसेज पढ़ते ही शिवाय समझ गया कि ये मैसेज राजवीर ने भेजा है। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, फिर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ही आंखें बंद किए हुए शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वह खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, साला पीटकर ही माना। पता होता पीटकर मानेगा तो पहले ही 2-3 पंच मार देता। राजवीर ऑफिस में काम कर रहा था। आज राजवीर रूही को सोते हुए ही छोड़ आया था। उसने रूही को जगाया ही नहीं और रूही पूरा दिन रोई थी, इसीलिए उसकी भी आंख नहीं खुली। आज राजवीर पूरा दिन बिजी था, लेकिन वह जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। लेकिन ऑफिस से जल्दी निकलना राजवीर के महान सिद्धांतों के खिलाफ था। राजवीर जैसे तैसे आज ऑफिस में टाइम काट रहा था। इतने बिजी शेड्यूल में भी उसका टाइम कट नहीं रहा था। फाइनली अब उससे रहा नहीं गया, तो वह सही 7 o'clock बजे हर्षवर्धन के केबिन में गया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखा, राजवीर ने हर्षवर्धन को। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ गए। राजवीर ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू वह आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, काम के बीच में जाना तो तुम्हारे महान सिद्धांतों के खिलाफ है। राजवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, अंडरस्को, नहीं चाचू, बस वह तबीयत ठीक नहीं है। हर्षवर्धन ने भी अपनी चेयर को हल्का सा घुमाया और पैर पर पैर रखकर कहा, अंडरस्को, तो ठीक है, डॉक्टर को बुला देता हूँ, उसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है। अब राजवीर पूरे तरीके से फंस चुका था। वह कैसे बताता कि उसे अब रूही के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज सुबह भी वह रूही को बिना जगाए ही ऑफिस आ गया था, क्योंकि रूही बहुत थक गई थी और अब जल्दी जाने की परमिशन मांगी तो चाचू उसकी पूरी तरह मजे ले रहे थे। आखिर हर्षवर्धन और राजवीर में 2-3 साल का ही तो गैप था। दोनों ही हम उम्र थे और हर्षवर्धन था तो शिवाय का चाचू ही। वह अलग बात है कि उन्होंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रघुवंशी खानदान का एक नटखट बेटा बैठा हुआ था, जो फिलहाल राजवीर के मजे ले रहा था। राजवीर ने फिर से अपने चेहरे की शर्माहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू सच में तबीयत खराब है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं तो नहीं जाऊंगा। हर्षवर्धन ने भी हंसकर कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, भला मैं क्यों तुम्हें रोकने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज रूही के पास है। यकीन नहीं आता, पर शिवाय से पंच खाते ही तुम सुधर गए। मैं तो बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रह गया, लेकिन शिवाय तो सच में रूही का सच्चा हितैषी निकला, जिसने रूही के दिल की बात समझकर तुझे 2 ही मिनट में सुधार दिया। राजवीर को अब हल्का सा गुस्सा आ गया और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, मुझे नहीं जाना, मैं वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद ही जाऊंगा। राजवीर जैसे ही मुड़कर जाने लगा, हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, अरे मजाक कर रहा हूँ, अब तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकते, वापस आ जाओ जमाई सा। मुझे मेरा पहला वाला राजवीर ज्यादा अच्छा लगता है, ये गुस्से वाला राजवीर ना मुझे अच्छा लगा और ना ही रीडर को। राजवीर हर्षवर्धन की बात सुनकर रुक गया और फिर पलटकर बोला, अंडरस्को, तो मैं जाऊं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर सीधा हर्षवर्धन के केबिन से निकलकर कॉरिडोर से होता हुआ तेज कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। जैसे ही उसकी टक्कर शिवाय से हुई, राजवीर की बोएं तन गई और उसने बिना सोचे समझे पंच बनाकर शिवाय की तरफ बढ़ाया। वही शिवाय ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी टक्कर राजवीर से हुई और वह भी पंच बनाकर राजवीर की तरफ ही देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ही हाथ नीचे कर लिए। दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से फिर देखा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। राजवीर ने बुलेट पार्क की और घर के अंदर गया। उसने जैसे ही घर का गेट खोला, वहां अंधेरा था। अंधेरा देखकर राजवीर को हैरानी हुई और फिर वह 2 कदम आगे बढ़कर बोला, अंडरस्को, चटोरी बिल्ली, फिर से वही हरकत। लेकिन रिटर्न में कोई आवाज नहीं आई।
राजवीर अंदाजे से घर का मेनन स्विच ढूंढने लगा और जैसे ही उसने बटन दबाया पूरे हॉल में लाइट जल गई। राजवीर ने हॉल को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही ने पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ था, हर जगह बैलून लगे हुए थे। राजवीर तो घर की डेकोरेशन देखता ही रह गया। तभी कमरे से रूही निकली। रूही ने नेवी ब्लू कलर की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर की नज़र रूही पर गई तो रूही पर ही टिक गई। वैसे तो राजवीर रूही की खूबसूरती को कब की अपनी आंखों में समा चुका था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था और अब तो वह कुछ भी खत्म हो गया। राजवीर अब अपने दिल की सुनने लगा था। राजवीर ने रूही को देखा तो धीरे धीरे उसके करीब चला गया। रूही ने भी राजवीर की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, अंडस्को हैप्पी बर्थडे राजवीर। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने कहा, अंडस्को तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैं तो भूल चुका था। रूही ने कहा, अंडस्को राजवीर तुमसे जुड़ी हुई कोई भी बात में कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा। जैसे ही वह रूही के होठों को किस करने को हुआ, तभी पीछे से आवाज आई, अंडस्को हम सब यही हैं, ये सब रात को करना। ये सुनते ही राजवीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। वही रूही ने भी अपना चेहरा राजवीर के सीने पर रख लिया और शर्मा कर अपनी बाहें राजवीर के कमर पर लपेट दी। राजवीर ने रूही के बालों को सहलाया और बोला, अंडस्को तुमने सबको इनवाइट कर दिया। रूही ने जवाब नहीं दिया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, अंडस्को आज सबको इनवाइट करना जरूरी था। रूही को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वह हंसी नहीं। फिर उसने अपना चेहरा उठाकर राजवीर को देखा और राजवीर बहुत ही मासूमियत से रूही को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को कम से कम आज तो किसी को इनवाइट मत करती, बस मैं और तुम ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। तभी पीछे से फिर से आवाज आई, अंडस्को अब तुम दोनों क्या आंखों आंखों में ही बात करते रहोगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिवाय की थी। राजवीर रूही से दूर हुआ और शिवाय की तरफ घूम कर बोला, अंडस्को तू कहीं विलायत से आया है, जिनका स्वागत करना पड़ेगा, 4 कदम चलकर अंदर आ जाओ, हो गया स्वागत। शिवाय ने कहा, अंडस्को सुन रही है रूही, तेरे भाइयों की इतनी ही औकात है तेरे घर में कि वह खुद ही अंदर आएंगे तो उनका स्वागत अपने आप ही हो जाएगा। पीछे पीछे हर्षवर्धन भी आ रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे अंदर की तरफ ले जाकर बोला, अंडस्को वह हमारा जमाई है और हमें अपने जमाई से थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए, खासकर तब जब वह हमारी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखता हो। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, अंडस्को जब तक 2 पंच नहीं लगे तब तक अकल नहीं आई आपके जमाई को, पीट के ही माना। ये सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि राजवीर और शिवाय के बीच हाथापाई भी हुई है। उसे ना शिवाय ने बताया और ना ही राजवीर ने, लेकिन जब उसने सुना कि शिवाय ने राजवीर पर हाथ उठाया तो उसे गुस्सा आ गया। वह शिवाय के सामने जाकर बोली, अंडस्को भैया आपने मेरे पति पर हाथ उठाया। शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तो जैसे रूही से कहना चाहता हो, अंडस्को कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो इसे कभी अक्ल नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इतने में रूही फिर बोली, अंडस्को मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भैया, क्या आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई राजवीर को मारने की? आपको शर्म नहीं आती? आपके सीनियर है और आपने मेरे ही पति पर हाथ उठा दिया। आज के बाद अगर आपने मेरे पति पर हाथ तो छोड़ो, आंख उठाकर भी देखा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? रूही के लहजे में साफ साफ धमकी थी, जिसे शिवाय हर्षवर्धन समझ रहे थे। शिवाय कुछ बोलना चाहता था लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इशारों में ही चुप रहने का इशारा किया और फिर रूही की तरफ देखकर बोला, अंडस्को अगर उसने तुम्हारे पति को मारा है तो तुम्हारा पति भी कोई बेचारा बनकर पिटा नहीं, बदले में तुम्हारे पति ने भी तुम्हारे भाई पर पूरा हाथ साफ किया है। यकीन नहीं आता तो राजवीर से पूछ लो।
रूही ने पलटकर राजवीर को देखा तो राजवीर अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था वह सच था। दोनों के बीच हाथापाई तो हुई थी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को तसल्ली से मारा था। क्या धीरे धीरे रघुवंशी परिवार फिर से एक होने लगा है? क्या राजवीर रूही एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड।